हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट समान विज्ञान बुक का फिजिक्स वाला पोर्शन। अगर हम इसके क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो हम पाते हैं कि ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपीपीसीएस, यूके पीसीएस, यूपीएसआई, यूपीपी और एसएससीजीडी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्व में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से कांच में, वायु से जल में। इसका जो आंसर है वह है पहला, यानी कि हीरे से कांच में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। नीचे उसमें 4-5 क्वेश्चन और हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित हैं। तो हम अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें, मान लीजिए हम एक रेखा खींच देते हैं। ऊपर विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है। एक प्रकाश किरण हम डालते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक अभिलंब है। सघन माध्यम से जब प्रकाश किरण हम विरल माध्यम में डालते हैं तो यह होता क्या है, अपने अभिलंब से दूर भागने लगता है, अपने अभिलंब से दूर भागने लगता है। ऐसी स्थिति में इसका जो कोण है, मान लीजिए यह बीटा है और यह क्या है, अल्फा। ऐसी स्थिति में होगा क्या कि मान लीजिए इसका हम कोण क्या बढ़ाने लगे, बढ़ा दें, यानी कि हम यहाँ से डालेंगे, फिर यह इधर जाएगा, फिर यहाँ से डालेंगे, फिर इधर जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जब अपवर्तन कोण का जो मान है वह क्या होगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण। इसके बाद यह प्रकाश का क्या है, अपवर्तन नहीं होगा, यानी कि जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो यह क्या होगा, प्रकाश किरण सघन माध्यम में ही परावर्तित होने लगेगा। जब सघन माध्यम में केवल परावर्तित होगा तो यह पूर्ण रूप से यानी कि 100% यानी कि 100% परावर्तित होगा सघन माध्यम में। इस वजह से यह एक प्रकार का चमक उत्पन्न करेगा। और अधिकांशतः जो यह होने की जो प्रक्रिया है वह हमेशा सघन माध्यम से जब प्रकाश विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। इसलिए हीरे से कांच में जब जाएगा प्रकाश किरण तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटेगी। यह हम समझ गए हैं। यही जो अगला क्वेश्चन इधर है, मृग मरीचिका वाला, वह भी इसी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृग मरीचिका यानी कि मिरेज उदाहरण है इसका अपवर्तन का, विक्षेपण का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विवर्तन का। तो इसका आंसर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक, तो जो हम आपको समझाए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जिस सिद्धांत या जिस आधार पर वह घटित होता है उसी आधार पर मृग मरीचिका या मृग तृष्णा जो होती है वह भी घटित होती है। यह मृग मरीचिका जो होती है वह अधिकांशतः टाइम रेगिस्तान में देखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोप आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, व्यतिकरण पर, विवर्तन पर, ध्रुवण पर। इसका आंसर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यानी कि इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है उसके आधार पर यह एंडोस्कोप जो होता है एक प्रकार की मशीन होती है जो अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे आरिस्कोप जो होता है, आरिस्कोप वह होता है कान के आंतरिक हिस्सों को देखने के लिए, यानी कि आरिस्कोप जो होता है एंडोस्कोप का ही एक अलग एक उपकरण है, एंडोस्कोप कह सकते हैं इसको। तो यह आरिस्कोप जो होता है वह कान के लिए होता है। वहीं गैस्ट्रोस्कोप जो होता है, गैस्ट्रोस्कोप जो होता है अब होता है पेट के निरीक्षण के लिए, और ब्रोंकोस्कोप होता है। ब्रोंकोस्कोप जो होता है वह गले और फेफड़े के निरीक्षण के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष के कारण होता है परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। तो इसका आंसर जो है परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष की घटना जो घटित होती है, जैसे हम लोग देखते हैं आकाश में ऐसे एक दिखने लगता है, वह जो घटना घटित होती है प्रकाश का परावर्तन,
और अपवर्तन की वजह से घटित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण। इसका आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। कहने का मतलब ये है, जब सूर्य, मान लो अब सूर्य से प्रकाश किरणें निकलती हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसका जो वायुमंडलीय क्षेत्र है ये है, ठीक। प्रकाश किरणें जब निकलती हैं और वायुमंडलीय क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो यहाँ विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, कणें मौजूद होती हैं, धूल कण वगैरह, ठीक। तो होता क्या है, जो बैगनी प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनका क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है, यानी कि वो पूरी तरह से फैलने लगती हैं, फैल जाती हैं धूल कणों की उपस्थिति की वजह से। जब फैल जाती हैं तो पृथ्वी पर रहने वाला जो व्यक्ति होता है उसको जो आकाश दिखता है वह नीला दिखाई देता है। किंतु वहीं वह व्यक्ति अगर चंद्रमा पे जाकर के देखा है, मान लीजिए इसका एक उपग्रह चंद्रमा है और वह पृथ्वी के वायुमंडल से काफ़ी दूर है, ऐसी स्थिति में वहाँ वायुमंडल न होने की वजह से चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को जो आकाश होगा वह काला दिखाई देगा। तो इसका मूल जो कारण है आकाश का नीला दिखाई देने का, तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से आकाश का जो रंग है हमें नीला दिखाई देता है। यह जो प्रकीर्णन होता है धूल कणों की उपस्थिति की वजह से अधिकांशतः देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण यानी कि डिफ्यूजन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, जलवाष्प, हीलियम। तो हम अभी पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, इसका मूल कारण जो होता है वह धूल कण होता है। वायुमंडल में जो प्रकाश किरणें जो विसरित होती हैं, फैलती हैं, उनके पीछे जो मूल कारण है वह वायुमंडल में धूल कणों की उपस्थिति ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खतरे के संकेतों के लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। इसका जो सबसे मूल कारण है वह है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य जो होता है वह अधिकतम होता है, यानी कि जितनी भी प्रकाश किरणें होती हैं, जैसे हम लोग V, I, B, G, Y, O, R, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो रेड जो है यानी कि लाल प्रकाश, इसका जो तरंग दैर्ध्य है इसे बढ़ता क्रम है, V, I, B, G, Y, O, R, ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है, यानी कि रेड का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, वॉयलेट यानी बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, और जिस तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यानी कि प्रकीर्णन का जो बढ़ता क्रम है वह यह है, यानी कि प्रकीर्णन और यह तरंग दैर्ध्य। तो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा वॉयलेट का, बैंगनी का, इसलिए इसको हम खतरे के सिग्नल में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वह दूर से दिखाई नहीं देगा, प्रकीर्णित हो जाएगा। लेकिन अगर हम वहीं रेड जो किरण होती है या लाल प्रकाश होती है, अगर हम उसे प्रयोग करें तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होने की वजह से, या यानी कि तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होने की वजह से हमें दूर से भी काफ़ी दिखाई देगा या हम लोग देखने में सक्षम होंगे। तो इसका जो मूल कारण है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल प्रकाश का हम प्रयोग खतरे के संकेत के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नील रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण। इसका जो मूल कारण है वह आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मैं आपसे एक बात बोला हूँ कि जब सूर्य से प्रकाश किरणें निकलती हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा किस प्रकाश का परावर्तन होता है या विसरण किस किरण का ज़्यादा होता है, उसका प्रभाव पृथ्वी पर दिखता है। तो नीले प्रकाश का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होने की वजह से और आकाश के द्वारा सबसे ज़्यादा उसका परावर्तन होने की वजह से हमें जो समुद्र है, यानी कि जो समुद्र है वह क्या है, नीला प्रतीत होता है। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरणें अगर उसमें लाल हो और लाल का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो, एक केस बनाते हैं कि लाल का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो और उसका परावर्तन सबसे ज़्यादा हो, ऐसी स्थिति में जो समुद्र होगा हमें क्या है, लाल दिखाई देगा। यानी कि जिस प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा, आकाश के द्वारा जो सबसे ज़्यादा परावर्तित किया जाएगा,
उसका प्रभाव पृथ्वी पर दिखता है, और पृथ्वी पर समुद्र की उपस्थिति होने की वजह से हमें समुद्र क्या है, नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, परिवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। यह प्रकरण नहीं है बल्कि प्रकीर्णन है। क्या है? प्रकीर्णन है। तो इसका जो मूल आंसर है वह है प्रकीर्णन, यानी कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन की वजह से। तो आइए हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है, अस्त हो रहा है, यहाँ पे आप खड़े हैं, आप इसे देख रहे हैं, ठीक। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देगा, इसका मूल वजह यह है कि यह उस टाइम तो बहुत ज़्यादा जो किरणें होंगी वह क्या है, विसरित करेगा, निकालेगा, ठीक। लेकिन लाल जो प्रकाश है, लाल प्रकाश, वह सबसे कम क्या है, प्रकीर्णित होता है, यानी कि सबसे कम फैलता है। सबसे कम फैलने की वजह से हमें सूर्य की जो पोजीशन है वह हमें प्रतीत होगी, हमें दिखाई देगी, और अस्त होते समय हमें इसका जो लाल रूप है, यानी कि लालीपन है, या जो नहीं कि जो लालिमा है, वह हमें अच्छे से दिखाई देगी। बाकी जो शेष प्रकाश है, जैसे बैंगनी हो गया, पीला हो गया, ग्रीन हो गया, अन्य जो प्रकाश किरणें हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होने की वजह से वह हमें प्रतीत नहीं होंगी, जबकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होने की वजह से हमें सूर्य लाल दिखाई देगा। सपोज दैट अगर वहीं नीली प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे कम होती, ऐसी स्थिति में हमें सूर्य नीला दिखाई देता। किंतु वास्तविकता यहाँ पे कुछ और है। वास्तविकता ये है कि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होने की वजह से हमें सूर्य लाल दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, अपवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवण और व्यतिकरण। इसका जो आंसर है पहला है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। तो व्यतिकरण में मान लीजिए दो प्रकाश किरणें हैं, एक ए है, दूसरी बी है, किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं, तथ्यारोपण, मान लीजिए यहाँ पे आई, यहाँ पे पढ़ने के बाद इनकी जो तीव्रता है उनमें परिवर्तन हो जाएगा, जबकि इनकी आवृत्ति जो है वह दोनों का यन है। क्या है? यन है दोनों की आवृत्ति, यानी कि आवृत्ति समान है, किंतु जब वह किसी माध्यम में अध्यारोपित होंगी, प्रवेश करेंगी, पढ़ेंगी, तो इनकी जो तीव्रता है वह क्या है, परिवर्तित हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण। जबकि जो परावर्तन होता है, मान लीजिए एक तल है और हम एक प्रकाश किरण डालते हैं, वह यहाँ से परिवर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो यह आपतित कोण और परावर्तित कोण यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा। ऐसी स्थिति में साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग बनने का जो मूल कारण होगा वह बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर कार में स्पष्ट दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? कुल मिला के बात यह है कि जो बसें होती हैं या गाड़ियाँ होती हैं जो रोड पे चलाई जाती हैं, तो उनके बगल में जो ड्राइवर होता है उनके बगल में एक शीशा लगा होता है। वह शीशे में क्या होता है, पीछे की जो गाड़ी आ रही है वह देख पाता है। तो वह पूछ रहा है कि जो दर्पण लगा होता है, जो शीशा लगा होता है, वह कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका जो आंसर है वह है उत्तल दर्पण। इसका उत्तल दर्पण का फील्ड व्यू जो होता है, फील्ड व्यू यानी कि जो दृष्टि क्षेत्र जो होता है वह अधिक होता है। इस वजह से हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस फील्ड व्यू के वजह से ही हम, जैसे बिजली का जो खंभा होता है, बिजली के खंभे पर भी हम जो जो बड़ा सा, जैसे मान लीजिए पोल है और यहाँ पे एक लाइट लगा है, तो यहाँ पे भी इसकी जो फील्ड व्यू यानी कि दृष्टि क्षेत्र जो होता है वह अधिक होने की वजह से उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम बिजली के खंभे पे और ड्राइवर के बगल में जो शीशा होता है पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए, वह उत्तल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है अवतल दर्पण है। वो बड़े फोकस दूरी यानी कि बड़े फोकस दूरी की जो अवतल दर्पण होती है उसका हम प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। और इसका कभी कभी डॉक्टरी में भी यूज होता है, जैसे मतलब कान का डॉक्टर है, नाक का डॉक्टर है और गले वाले का जो डॉक्टर होते हैं वह भी अवतल दर्पण का काफ़ी प्रयोग करते हैं।
गाड़ी की जो हेडलाइट होती है या सर्च लाइट जो होती हैं उनमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और हम सोलर कुकर, जो सोलर कुकर होता है उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका 4-5 प्रयोग है, सोलर कुकर में, दाढ़ी बनाने में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में, और डॉक्टरी में जो कान नाक गला वाला के जो डॉक्टर होते हैं वह अंगों को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसकी फोकस दूरी अधिक होने की वजह से इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। इसका जो आंसर है वास्तविक तथा उल्टा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर है। ऐसी स्थिति में यह अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख ले, उसको कितने मीटर लंबी शीशे की या दर्पण की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे फार्मूला ये होता है कि व्यक्ति का आधा लंबाई का अगर हम दर्पण ले लें तो वह अपनी पूर्ण प्रतिबिंब को देखने में क्या होगा? सक्षम होगा। यानी कि 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति है तो उसका आधा कितना होगा? 0.75 मीटर। यानी कि 0.75 मीटर अगर शीशा रहे तो 1.5 मीटर व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने में सक्षम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी 2, 1, 4, अनंत। मान लीजिए एक समतल दर्पण ए है, एक समतल दर्पण ए है, यह बी है और यह ए है। मान लीजिए आप किसी शोरूम में खड़े हैं और आपको कपड़ा क्या है? साधना है या पहन के चेक करना है कि वाकई में मेरे लिए फिट है कि नहीं। तो आप क्या करते हैं, उस शोरूम में छोटे कॉर्नर पे एक बना हुआ छोटा शोरूम होता है जिसमें आप जाते हैं और पहन के चेक करते हैं। तो उसमें शीशा चारों तरफ जब लगा होता है तो आप देखते हैं उसमें बहुत सारे प्रतिबिंब आपके बनते हैं। तो वह जो प्रतिबिंब बनते हैं वह अनंत होते हैं, आप उसको गिन नहीं सकते। तो वही प्रयोग यहाँ पे पूछा है कि 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु के बने हुए प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी, मान लीजिए वस्तु के तौर पे आप हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा कितना होगा? तो इसमें इसका आंसर अनंत है। यानी कि आपका जो प्रतिबिंब होगा वह अनंत होगा, उसकी गणना नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो ये हम लोग खूब पढ़े हैं और ये बहुत चर्चित क्वेश्चन भी है। इसका जो आंसर है अवतल लेंस है। यानी कि पानी में जो हवा का बुलबुला होगा, जैसे मान लीजिए ये जार है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें कोई बुलबुला है, तो इसका जो व्यवहार होगा वह कैसा होगा? तो इसका जो व्यवहार है वह क्या है? अवतल लेंस के भांति होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 92 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है वह 0 डायोप्टर होती है। इसमें कुछ पूछने की और समझने की बात ही नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका 0 डायोप्टर ठोक के आना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी? हम जानते हैं P बराबर 1/f होता है, यानी कि पावर बराबर 1/, फोकस दूरी। अगर P बराबर +2 डायोप्टर, ठीक, 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यानी कि F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, जब सेंटीमीटर में निकालना है तब F बराबर 1/P करेंगे, यानी कि जब सेंटीमीटर में तो 1 को 100 कर देंगे, P को 2 डायोप्टर करेंगे तो हो जाएगा +50 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो फोकस दूरी होगी वह 50 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह धनात्मक होती है। तो यहाँ पे हम एडिशनल चीज़ ये जान लिए कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वह क्या है? ऋणात्मक, और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, परावर्तित करता है, परावर्तित नहीं करता है, प्रकीर्णित करता है। इसका जो आंसर है
परावर्तित नहीं करता है। यानी कि अगर कोई वस्तु आप देख नहीं पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वह वस्तु किसी रंग को क्या है, परावर्तित नहीं कर रही है आपके आँख पे, आप उसको इसलिए देखने में असक्षम हैं। सपोज दैट, मान लीजिए आप किसी अंधेरे कमरे में गए हैं, अंधेरे कमरे में गए हैं और आपसे बोल दिया जाए कि कुछ वस्तु देख के बताओ कि कौन सी वस्तु उसके अंदर रखी हुई है। आपको अगर कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है तो इसका मतलब यह होगा वहाँ पे रखी हुई वस्तु आपके आँख पे कोई रंग क्या है, परावर्तित नहीं कर रही है। अगर कोई वस्तु अगर आपके आँख पे रंग परावर्तित करती तो आप देखने में क्या होते, सक्षम होते और उसे बताने में सक्षम होते। इसीलिए प्रकाश में अगर कोई वस्तु रखी हो, मान लीजिए ग्रीन वस्तु रखी हुई हो, हरी 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 घास है, मान लीजिए हरी घास है, आप उसे देखते हैं तो वह हरा रंग जो प्रतीत होता है वह उसके रंग के परिवर्तित करने की वजह से होता है, आप उसे हरा प्रतीत करते हैं। अगर कोई वही लाल वस्तु होती तो लाल देख पाते, हरी गुलाबी वस्तु होती तो गुलाबी गुलाबी देख पाते। तो कुछ ऐसा ही है ये। अगला आंसर देखते हैं, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा लाल, हरा, नीला, पीला। इसका जो आंसर है वह है हरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्ध्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। इसका जो आंसर है तरंगदैर्ध्य द्वारा। आपको एक चीज़ बोले हैं VIBGYOR। अगर किसी वस्तु का जो रंग है जैसे रेड है तो उसका जो तरंगदैर्ध्य क्या है, अधिकतम है। तो अधिकतम होने की वजह से वो हमें बहुत स्पष्टली दिखाई देगा। अगर वहीं धीरे धीरे अगर तरंगदैर्ध्य जो घटता हुआ क्रम है, जैसे इधर आप आएंगे राइट से लेफ्ट तो यह क्या है, तरंगदैर्ध्य का घटता हुआ क्रम है। तो यह रेड की तुलना में ये जो रंगें होती हैं या जो रंगें होती हैं हमें कम स्पष्टता प्रदान करती हैं। इसलिए तरंगदैर्ध्य का रंग का एक अच्छा खासा संबंध है। इसलिए हम प्रकाश का जो रंग होता है उसे निश्चित करने में तरंगदैर्ध्य का सहारा लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 रंग मूल रंग हैं, ये हैं कौन कौन से? तो नीला, पीला, लाल, नीला, हरा और लाल, पीला, हरा और नीला, पीला, हरा और लाल, नीला, पीला और हरा। इसका जो आंसर है वह है नीला, हरा और लाल। ये क्या है, 3 मूल रंग, यानी हमें प्राथमिक रंग कहते हैं, इन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं, नीला, हरा और लाल को। इन्हीं का संयोजन होता है रंगीन टीवी में। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है कौन सा? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। इसका जो आंसर है वह है बैंगनी। फिर हम उसे एक बार लिख देते हैं, VIBGYOR। ये क्या है, तरंगदैर्ध्य का घटता हुआ क्रम है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे और सबसे कम यहाँ पे, यानी कि बैंगनी जो प्रकाश है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा मैजेंटा, सफ़ेद, काला, श्याम। इसका जो आंसर है वह है सफ़ेद। जैसे हम लोग जो कलर करते हैं, जैसे किसी पेपर पे जो कलर होता है वह बहुत पुख्ता कलर नहीं है, इस वजह से अगर आप उसको समान अनुपात में भी मिलाएंगे तो वह सफ़ेद रंग नहीं दे पाएगा। इसलिए एक जो रिसर्च के आधार पे जो रंगें बनाई जाती हैं, बहुत अच्छी खासी रिसर्च की जाती है जिन रंगों पे, अगर उन रंगों से और समान अनुपात में मिलाया जाता है लाल, हरा और नीला रंग को, तो वह हमें सफ़ेद रंग प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार, समान मोटाई का। इसका जो आंसर है वो है उत्तल। उत्तल लेंस का प्रयोग हम कैमरे में करते हैं। तो ये थी हम लोगों की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आवे तो आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों से शेयर करिए और सब्सक्राइब तो खैर करना ही है। धन्यवाद।